गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12th की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपन ने एक लेसन कंप्लीट कर लिया था, पादप प्रजनन, परिभाषा, विद्या एवं उद्देश्य। आज अपन ने दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, संक्षिप्त, इतिहास, महत्व एवं उत्तक संवर्धन। बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, ब्रीफ हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस एंड टिश्यू कल्चर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा अध्याय और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा अपन को, जो सिर्फ हमारे 12th क्लास के लिए ही नहीं, आने वाले हमारी लाइफ में भी अपन इसको काम में ले सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हमारे पूरे देश को, हमारे कृषि का जनक या कृषि का देश कहा जाता है हमारे देश में। तो खेती के बारे में अपन जो नई नई टेक्निक्स हैं वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए परिभाषा। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी में, जिसे अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, यह शब्द बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी शब्द को जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके जैविक कारकों की सहायता से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद का सर्जन किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में अपन क्या करते हैं? ठीक है, तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी में हम क्या करते हैं, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, जो विज्ञान है, विज्ञान और अभियांत्रिकी में जो जैविक कारकों की सहायता से अपन क्या करते हैं, मानव के उपयोग के उत्पाद बनाते हैं, सृजन करते हैं, बनाते हैं। जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीव, अब जैविक कारकों में जैसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव, कोशिकाएं और उनके अवयवों को नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, जैव कारक जैसे सूक्ष्म जीव, कोशिका और उनसे बनने वाले जो अवयव है, उनके अवयव हैं, ठीक है, इनका उपयोग करके अपन क्या करते हैं, मानव उपयोगी उत्पाद बनाने और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। एक और परिभाषा देखिए, पात्रे संवर्धन इन विट्रो करके पारजीनी ट्रांसजेनिक जंतु एवं पादप कोशिकाओं से उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। पात्रे संवर्धन यानी बाहर की तरफ निषेचन क्रिया करवा के, यानी अब पादप के अंदर जो क्रियाएं होती है, जंतु के अंदर जो क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं, उनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी क्रियाएं उठाकर अपन क्या करते हैं, बाहर पात्र में बाहर की तरफ क्या करते हैं, अपन इनका संवर्धन करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए पादप जैव प्रौद्योगिकी। ये तो पादप जैव प्रौद्योगिकी की दो परिभाषाएं अपन ने देखी है। सबसे ऊपर जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और उनके अवयवों को नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों एवं सेवाओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। फिर पात्रे संवर्धन करके पारजीवी जंतु एवं पादप कोशिकाओं से उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अपन जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आगे देखिए पादप जैव प्रौद्योगिकी अब क्या होती है। जैव प्रौद्योगिकी देख लिया, पादप के अंदर पौधों की जैव प्रौद्योगिकी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों में आनुवांशिक सुधार या उनके निष्पादन में सुधार आदि के लिए किया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बहुत ही अच्छी और नोट में लिखने वाली बात है कि पादप जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी जो टेक्निक्स हैं उनका उपयोग पौधों में अपन आनुवांशिक सुधार, यानी आनुवांशिक सुधार का मतलब एक पीढ़ी में सुधार नहीं, ऐसा सुधार करना जो सुधार, जो गुण, ऐसा गुण लाना, ऐसा सुधार करना जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाते हैं, तथा उनके निष्पादन में सुधार, यानी उनके जो उत्पाद हैं उनमें सुधार आदि के लिए किया जाता है, उसे अपन पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इतिहास क्या है, इसका इतिहास क्या कहता है। जैव प्रौद्योगिकी एक प्राचीनतम विज्ञान है, लेकिन आजकल जैव प्रौद्योगिकी का तेजी से बढ़ता महत्व आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कारण है। प्राचीन विज्ञान है, पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन आजकल इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इसका आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कारण, आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी ऐसे गुणों में, संरचना में परिवर्तन करना कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाए। हर पीढ़ी में अपन को परिवर्तन करने की, सुधार करने की जरूरत ना हो। एक पीढ़ी में अपन ने सुधार कर दिया, फिर आगे वाली पीढ़ी उसी के अनुसार, सुधरी हुई किस्म के अनुसार ही उत्पन्न होती है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा वांछित जीन को किसी भी जीव से किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है।
अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या कर सकते हैं अपन, किसी वांछित इच्छित हमारी इच्छा वाले गुण वाले जीन को एक जीन से दूसरे जीन में, जीव में या एक जीव से किसी भी जीव में अपन अन्य स्थानांतरित कर सकते हैं। उस गुण को एक जीव से दूसरे जीव में ला सकते हैं, जहाँ वह जीन अपनी अभिव्यक्ति करके उपयोगी उत्पाद उत्पन्न कर सकता है। जहाँ वो क्या कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति करके, ठीक है, उत्पाद उत्पन्न कर सकता है। अगर उसके जिस जीन में, जिस जीव में अपन उस जीन को डाला है, अगर उस जीव में उस कारक की, उस जीन की अभिव्यक्ति होती है तो वो गुण उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जब मनुष्य सूक्ष्म जीवों एवं उनके उपयोग के बारे में नहीं जानता था, उस समय भी जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया होती थी। जब मनुष्य जानता भी नहीं था कि सूक्ष्म जीव क्या है और उनके क्या उपयोग है मानव के लिए, तो भी क्या होता था, उसका उपयोग होता था, ठीक है। देखिए, जैसे दही, सिरका, शराब आदि के उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। दही बनाने में अपन लैक्टोबैसिलस, ठीक है, सिरका, शराब, इनके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता था, पहले से ही होता था। दही ऐसा तो नहीं है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी आने के बाद जमाना स्टार्ट किया, बहुत प्राचीन समय से जमाई जा रही है। तो वो कैसे जमाई जा रही है, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसमें होता है, उसके कारण। सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके तैयार की गई तकनीक को प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता, उनकी जो प्राकृतिक क्षमता होती है, उसका उपयोग करके क्या तैयार की गई तकनीकी को प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके कौन कौन से बनाए गए, देखिए, एसीटोन, ब्यूटेनॉल, सिट्रिक अम्ल, पेनिसिलिन आदि का व्यापारिक उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और बाद में भी होता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एसीटोन, ब्यूटेनॉल, सिट्रिक अम्ल, पेनिसिलिन, ठीक है, दर्द निवारक दवाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, उन्होंने ये खोजी थी। उन्होंने ये खोजी थी कब, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खोजी थी। और ये कैसे बनाई गई थी, ये सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं के उपयोग करके बनाई गई थी। मनुष्य के लगातार प्रयासों से सूक्ष्म जीवों में नई एवं अति उपयोगी क्षमताएं पैदा की जा सकती हैं, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा किसी भी जीव से इच्छित जीन को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि पुनर्योगज डीएनए यानी डीएनए का पुनर्निर्माण से क्या कर सकते हैं, किसी जीव से इच्छित जीन को अपन क्या कर सकते हैं, किसी अन्य जीव में स्थानांतरित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, मानव में जो इंसुलिन उत्पादन को कोडित करने वाले जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित करके उत्पादित इंसुलिन का मधुमेह के उपचार में उपयोग किया जा रहा है। अब मानव में जो मधुमेह डायबिटीज रोग होता है तो उसमें इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। मधुमेह रोग होता है उसमें इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। वो कैसे लगाए जाते हैं, वो टीका जो होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है, उसमें स्थानांतरित करते हैं उस दवाई को, और फिर उस ई कोलाई बैक्टीरिया को कहाँ, हमारे इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और वो मधुमेह से लड़ता है, ठीक है। फिर देखिए, आनुवांशिक स्तर पर तंबाकू में पहली बार 1983 में जीवाणु का एंटीबायोटिक रोधिता का जीन स्थानांतरित किया। आनुवांशिक स्तर पर तंबाकू में रोग होता था, तंबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या किया, उस रोग से बचाने के लिए, उस रोग से लड़ने की क्षमता बनाने के लिए 1983 में जीवाणु का एंटीबायोटिक रोधिता का जीन किसमें, तंबाकू में स्थानांतरित किया, जो क्या करता था, अपने आप ही उस तंबाकू मोज़ेक वायरस से लड़ता था और उसको खत्म करता था, ठीक है। 1983 में ही कैरी मुलस ने किसकी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की खोज की, जिससे आणविक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई। पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की खोज की थी किसने, कैरी मुलस ने 1983 में। अंडरलाइन करना और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलना, सवाल इस पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पीसीआर की खोज किसने की, पॉलीमरेज चेन एंजाइम, ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज किसने की थी। पहला पुनर्योगी डीएनए पॉल बर्ग ने 1972 में पात्रे तकनीक के द्वारा बनाया। यह भी इंपॉर्टेंट है, पहला पुनर्योगी डीएनए किसने बनाया था, पॉल बर्ग ने बनाया था 1972 में पात्रे तकनीक के द्वारा, ठीक है। फिर स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बॉयर ने 1953 में पहली बार सफल पुनर्योगी डीएनए जीव बना दिया। पहले तो पुनर्योगी डीएनए किसने बनाया था, पॉल बर्ग ने, और एक साल बाद ही 1973 में पहला पुनर्योगी डीएनए जीव ही बना दिया, दो वैज्ञानिकों ने, कोहेन और बॉयर ने, ठीक है।
विभिन्न जीवों से प्राप्त एंजाइमों की व्यापारिक उत्पादन में उपयोग आदि नवीन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण है। विभिन्न जीवों में जो प्राप्त एंजाइम होता है, उन एंजाइमों का उपयोग व्यापारिक यानी बिजनेस के स्तर पर व्यापारिक उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, उत्पादन में जो उपयोग आजकल किया जा रहा है वो नवीन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण है। दही, सिरका, अल्कोहल, ये सब तो पहले के उदाहरण, प्राचीन जैव। अब देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी सामान्य परिचय एवं संसाधन। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, सबसे पहले अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी शब्द का उपयोग पुनर्योगज डीएनए अणुओं के उत्पादन, उनके स्थानांतरण, उनके ई कोलाई में प्रवर्धन और बाद में उनका किसी जीव में स्थानांतरण आदि सभी के लिए किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या किया जाता है, ठीक है, का उपयोग अपन किस किस में करते हैं। तो देखिए पहले तो पुनर्योगज डीएनए अणुओं के उत्पादन, पहला काम तो करते हैं अपन पुनर्योगज डीएनए बनाने में। फिर जो पुनर्योगज पुनः जोड़ के बनाया गया नया डीएनए उसको ई कोलाई में डालने, ठीक है, और फिर ई कोलाई समेत किसी अन्य जीव में स्थानांतरित करने के लिए करते हैं अपन इसका उपयोग। आगे देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है कि किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त सीधे ही जीन के स्थानांतरण को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, एक तो आनुवांशिक जो गुण होते हैं वो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, लैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, और एक कैसे जाते हैं, एक इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा सीधे ही जीन को किस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, सीधे जीन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें लैंगिक जनन द्वारा तो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं गुणसूत्रों के माध्यम से। गुणसूत्रों के अंदर डीएनए और डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। उनके द्वारा लैंगिक जनन द्वारा जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, क्योंकि गुणसूत्र भी आधे मादा से आधे नर से आते हैं, तो गुणसूत्रों के साथ साथ क्या होता है उनके डीएनए और जीन भी आगे वाली पीढ़ी में चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा सीधे जीन का स्थानांतरण आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के उपयुक्त खंडों को जोड़कर जो डीएनए अणु बनाया जाता है उसे पुनर्योगज डीएनए, और इस डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। अब विभिन्न स्रोत से प्राप्त जो डीएनए होते हैं अलग अलग, अब जैसे सब गुण होते हैं, ठीक है, तो वो सभी गुण क्या होते हैं, हमारी इच्छा के जो हमें पसंद के गुण होते हैं वो सब एक पौधे में तो नहीं मिलते हैं, एक जीव में तो नहीं मिलते हैं। उनको क्या करते हैं अपन अलग अलग जीवों से चुनते हैं, उनसे अलग अलग जीवों से अपन वो डीएनए लेते हैं उन गुण वाला, फिर उन डीएनए को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं अपन। उन डीएनए को क्या करते हैं, आपस में अपन जोड़ते हैं, ठीक है, और जोड़कर जो नया डीएनए बनता है उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और ये बनाने की तकनीक क्या कहलाती है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। किसी भी पुनर्योगज डीएनए अणु को सबसे पहले ई कोलाई में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी पुनर्योगज डीएनए होगा उसको सबसे पहले किस बैक्टीरिया में डाला जाता है, ई कोलाई में डाला जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है 1 नंबर का कि पुनर्योगज डीएनए को बनाने के बाद सबसे पहले किस में डाला जाता है या किस में प्रवर्धित किया जाता है। उस पुनर्योगज डीएनए की विकास देखते हैं कि कैसे वो वापस विकास करता है, और वो देखने के लिए ई कोलाई जीवाणु बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार पुनर्योगज डीएनए अणु की बहुत प्रतियां बन जाती है, जिससे ई कोलाई में क्या होता है, वो विकास करता है, वृद्धि करता है, और डीएनए की कई सारी कॉपियां बन जाती हैं, बहुत सारी। एक डीएनए डालते हैं और उसके अंदर लाखों करोड़ों डीएनए बन जाते हैं। इस प्रकार पुनर्योगज डीएनए की बहुत प्रतियां बन जाती है और इस क्रिया को जीन क्लोनन या डीएनए क्लोनन कहते हैं। ठीक है, इसे जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। इन प्रतियों को किसी अन्य जीव या पादप में स्थानांतरित करते हैं। फिर क्या करते हैं, इन प्रतियों को अपन किसी अन्य जीव में या पादप में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन क्या क्या है। ठीक है, ऊपर अपन ने देखिए एक शब्द पढ़ा है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है क्लोन का मतलब होता है जैसे टू कॉपी बनाना। ठीक है, जैसे अगर मेरा क्लोन बनेगा तो वो बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा, सेम। रत्ती पर बाल का 0.001% भी अगर फर्क नहीं होगा, भिन्नता अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, दोनों सेम होंगे। वैसे ही उसी जीन का क्लोनिंग होती है। जब पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है तो उसे ई कोलाई में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि उसके अंदर क्लोनिंग होती है डीएनए या जीन की। ठीक है, जिससे एक जीन से कई सेम उसी जीन के उसी डीएनए के
जैसे हजारों लाखों करोड़ों डीएनए बन जाते हैं। ठीक है, अब ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो अपन ने पढ़ी है, जिसमें पुनर्योजित डीएनए बना के फिर उसको ई कोलाई में प्रवर्धित करके फिर अन्य जीव में स्थानांतरित करते हैं, तो ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन क्या है? ये सब चीज़ें, तीन चीज़ें, एक तो पुनर्योजित डीएनए निर्माण, दूसरा ई कोलाई में प्रवर्धित और तीसरा उसके अन्य जीव में स्थानांतरण। ये तीन क्रियाएं करने के लिए कौन कौन से साधन काम में आते हैं? ठीक है, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन कौन कौन से हैं, तो वो देखिए। सबसे पहला है प्रतिबंध एंजाइम, ठीक है, वाहक, फिर है दूसरा वाहक, फिर लाइगेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज आदि। इन सब चीज़ों की अपन चर्चा करेंगे। ये 4-5 साधन हैं, ये हर प्रकार का डीएनए आनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम आते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिबंध एंजाइम सबसे पहले अपन देखते हैं। प्रतिबंध एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियेज और एक एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, अब क्या होता है इनमें? एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए के सिरे किनारों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है। एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है? डीएनए के जो सिरे किनारे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपने देखिए, इस प्रकार से आपने डीएनए की संरचना 10वीं में 8वीं में इस प्रकार से पढ़ी होगी। ठीक है, इस प्रकार की आपने संरचना डीएनए की पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसके जो किनारे वाले होते हैं, वहां से ये जो किनारे हैं, किनार कोर जो है इनकी, यहां से जो न्यूक्लियोटाइड को अलग करने का कार्य कौन करता है? वो करता है हमारा एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? अणुओं के बीच में से काटते या विदलन का कार्य करता है। अणुओं को जो होता है वो उनको बीच में से काटने का कार्य करता है। यहाँ से काट दिया, बीच में से काट दिया। अब देखिए बीच में से कैसे काटेगा? यहाँ से जब काटेगा तभी तो, जैसे मान लो यहाँ से काट दिया है तो एक ऊपर वाली कॉपी एक नीचे वाली कॉपी बन गई है। ठीक है, अधिकतर एंडोन्यूक्लियस डीएनए अणुओं को विशिष्ट सारक क्रम वाले स्थलों से के अंदर या इन स्थलों के ठीक बाहर दोनों श्रृंखलाओं को विघटित करता है। अधिकतर जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो इनके सारक क्रम वाले, यानी इनके सारक क्रम होते हैं, ठीक है, जो विशिष्ट होते हैं, यानी दो चीज़ें आपस में सेम जुड़ी होती हैं। ठीक है, अर्थात अपन कह सकते हैं जो सारक होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो आपस में निश्चित क्रम में कोई डबल बॉन्ड से कोई ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो उनको विशिष्ट श्रृंखलाओं को ही ठीक बाहर दोनों श्रृंखलाओं को विदलित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अधिकतर एंडोन्यूक्लियस डीएनए अणुओं को विशिष्ट सारक क्रम वाले स्थलों के अंदर या इन स्थलों के ठीक बाहर दोनों श्रृंखलाओं को विदलित करते हैं और इन स्थलों को अभिज्ञान स्थल कहते हैं। ठीक है, अभिज्ञान स्थल कहते हैं उन स्थलों को जहाँ पर एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? तोड़ते हैं, जहाँ से विदलित करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं, उन जगह को, उस स्थल को अभिज्ञान स्थल कहा जाता है। प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट अभिज्ञान स्थलों को पहचानता है। अब एंडोन्यूक्लियस, प्रत्येक जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? डीएनए में विशिष्ट अभिज्ञान स्थल को पहले तो पहचानता है कि हाँ मुझे यहाँ से तोड़ना है, यहाँ जाके मुझे काम करना है और तोड़ना है। और ये वर्णों के समूह हैं जिन्हें दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द आता है, और जैसे मलयालम। ठीक है, ये क्या होते हैं? वर्णों के समूह होते हैं। ये अभिज्ञान स्थलों को वर्णों के समूह होते हैं। ये दोनों स्तर से अपन पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक ही शब्द बनता है। जैसे मलयालम, मलयालम को अपन इधर से पढ़े तो भी मलयालम और इधर से पढ़े तो भी मलयालम ही आता है। इसी प्रकार डीएनए में 5-3 एवं 3-5 दिशा में पढ़ने पर एक ही श्रृंखला बनती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर 5 से 3 की तरफ पढ़े या 3 से 5 की तरफ पढ़े, दोनों तरफ एक ही श्रृंखला बनती है। ठीक है, देखिए ये नीचे दे रखा ई कोलाई आर यानी रिएक्शन फर्स्ट प्रतिबंध एंजाइम से काटने पर दोनों तरफ से ये जी एवं ए के बीच से ही डीएनए को विदलित करता है। ये दोनों तरफ से अपन ई कोलाई ई कोलाई R1 से अगर काटेंगे तो वो जी एवं ए के बीच से ही डीएनए को तोड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर है दूसरा वाहक।
ये जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए हैं। ये अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए होते हैं जो जीवाणुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्वायत्त रूप से पुनरायुक्त होते हैं, पुनरावृत होते हैं। स्वायत्त अपने आप रूप से पुनरावृत होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट यानी खुद का अपने आप कॉपी करते हैं। ये बैक्टीरियल कोशिका से जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते। ये बैक्टीरियल कोशिका के जीवित रहने के यानी बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उनके जीवित रहने के लिए या वृद्धि के लिए बिल्कुल ही आवश्यक नहीं होते, जरूरी नहीं होते हैं कि हाँ ये हो तो भी सही है, नहीं होंगे तो भी बैक्टीरिया कोई मरेगा नहीं, ठीक है, ना ही उसका विकास रुके। तो अब ये जीवित कोशिका में जीवन के लिए, बैक्टीरिया के लिए ना तो वृद्धि के लिए जरूरी है ना जीने के लिए जरूरी है, तो उनका सरलता से अपन अलग कर देते हैं। अलग कर भी देंगे तो बैक्टीरिया को क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, अलग किया जा सकता है। ये वर्ताकार होते हैं, ये क्या होते हैं, ये गोल होते हैं। इन पर विशिष्ट प्रतिबंध स्थल उपस्थित होते हैं जिन्हें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा विदलित करके इनमें वांछित जीन को निवेशित कराया जा सकता है। ये क्या होते हैं, इन पर विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होते हैं, इसमें निश्चित खास प्रकार के प्रतिबंध स्थल होते हैं जिन्हें एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा क्या करके तोड़ के इन जीनों को के अंदर वांछित जीन का, जरूरी जीन का, जिस गुण के जीन को अपन आगे वाली पीढ़ी में ले जाना है उसका निवेश कर सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। इस डीएनए को, अब जो डीएनए होता है जिसमें प्रतिबंध एंजाइम और वाहक द्वारा बनाया गया है, दो क्रियाएं करके, वो पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है, ठीक है। इनमें पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल उपस्थित होता है। इनमें क्या होता है, पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल होता है जिसे आतिथेय कोशिका द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। इनमें चिन्हित स्थल जैसे प्रतिजैविक प्रतिरोधी स्थल, विश्व उत्पादन स्थल उपस्थित होते हैं। इनमें क्या देखिए, जैविक प्रतिरोधी स्थल यानी बैक्टीरिया से लड़ने की, अन्य चीज़ों से, बाहरी वातावरण से अन्य चीज़ों से लड़ने की क्षमता वाला स्थल होता है, ठीक है। और एक जहर उत्पादन करने वाला स्थल भी होता है जो क्या करता है, बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु, कोई हानिकारक या रोग उत्पन्न करने वाला इनमें प्रवेश करता है तो ये विष उत्पादन करते हैं जिससे वो मर जाता है, ठीक है। सामान्यतः निम्नलिखित जीवाणुओं का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। वाहक के रूप में किन किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वाहक के रूप में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में किन किन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए देखिए एस्चेरियाई कोलाई, या जिसे अपन क्या कहते हैं, ई कोलाई कहते हैं, जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। इसके प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है और ये किसके लिए उपयोग में लेते हैं, जंतुओं के लिए उपयोग में लेते हैं। जंतुओं में ज़्यादातर क्या करते हैं, पुनर्योगज डीएनए के ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ठीक है, यह जीवाणु का टीआई प्लाज्मिड होता है तथा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स का आरआई प्लाज्मिड होता है। उसका उपयोग अपन पादप में पुनर्योगज डीएनए स्थानांतरण के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो ये दो प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वाहक के रूप में इनका काम में लेते हैं, ठीक है, वाहक के रूप में। जंतुओं में तो एस्चेरिचिया कोलाई अर्थात ई कोलाई जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं। फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस या एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, इन दोनों का उपयोग अपन पादप में स्थानांतरण के लिए लेते हैं। फिर एंजाइम डीएनए लाइगेज, फिर एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, ये क्या करता है, मार्टिन गैलर्ट ने 1967 में किसको, लाइगेज एंजाइम को खोला था। ये लाइगेज एंजाइम की खोज किसने की थी, मार्टिन गैलर्ट ने की थी 1963 में। एंजाइम डीएनए लाइगेज एक प्रमुख संसाधन है क्योंकि ये वाहक डीएनए तथा वांछित डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये वाहक डीएनए जो होता है और जो वांछित डीएनए होता है, एक तो वाहक डीएनए अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक है। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस में एक डीएनए होता है जो क्या होता है, वांछित डीएनए होता है, ठीक है। यानी एक ऐसा डीएनए जिसमें हमारी इच्छा वाला गुण है जो हमें आगे ले जाना है आगे वाली पीढ़ी में, और एक वाहक डीएनए होता है जो क्या करता है, उस इच्छित वांछित डीएनए को से जुड़कर क्या करता है, उस वांछित गुण वाले डीएनए को आगे वाली पीढ़ी में ले जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, तो जो एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है वो क्या करता है, वाहक डीएनए यानी ले जाने वाले डीएनए और इच्छित गुण वाले डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस एंजाइम को ई कोलाई 75 kb
और T4 फेज से पृथक किया जाता है। इस एंजाइम को अपन कैसे पृथक करते हैं? ई कोलाई मैडम के पास, इस एंजाइम को ई कोलाई व T4 फेज से पृथक किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? ई कोलाई या T4 फेज से पृथक करते हैं। ठीक है, इनके क्रियाविधि के लिए क्रमशः सहकारक NAD+ व ATP की आवश्यकता होती है। अब इस एंजाइम DNA लाइगेज की क्रिया के लिए क्या चीज़ें जरूरी होती है? सहकारक NAD+ व ATP ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए नीचे दे रखा है ये वांछित DNA ऊपर वाला छोटा सा, ठीक है, और इसमें ये बड़ा सा DNA नीचे दे रखा है, वो वाहक DNA। इनको आपस में जोड़ कर क्या कर देता है? देखिए यहाँ पर ये वांछित DNA यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, पुनर्योगज DNA। तो ये दोनों से मिलकर जो बनता है वो पुनर्योगज DNA कहलाता है। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं? आतिथ्य जीवाणु में रूपांतरण करते हैं, जिसमें भी अपन को ये डालना है, ये गुण लाना है, ठीक है, वो उस जीव में ये डाल दिया जाता है। फिर है एंजाइम DNA पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? यह एंजाइम पुनर्योगज DNA की प्रतियां बनाने का कार्य करता है। जो पुनर्योगज DNA होता है, जो दो DNA को आपस में जोड़कर अपन ने बनाया है, उसकी कॉपियां करने का काम करता है, कॉपी बनाने का काम करता है। ठीक है, अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरण कौन कौन से हैं? कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से पद है जिससे अपन आनुवांशिक अभियांत्रिकी करते हैं? पहले चरण में क्या करते हैं? यानी पुनर्योगज DNA का निर्माण, फिर उसके बाद उसको ई कोलाई में डालना, और फिर जिस जीव में इस पुनर्योगज DNA को डालना उसमें स्थानांतरण करना। ये तीन चीज़ें होती हैं, और तीन चीज़ों को करने के लिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कौन कौन से चरण हैं, कितने पदों में इसको काम में लिया जाता है, वो देखते हैं अपन। तो देखिए प्रथम चरण क्या है? पहले चरण में वांछित जीन की प्राप्ति करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो इच्छित जीन है उसकी प्राप्ति करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। वांछित जीन की प्राप्ति किसी विशेष लक्षण को निर्धारित या नियंत्रित करने वाले जीन को प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की सहायता से विदलित किया जाता है। अब जो जीन होता है, जो वांछित गुण को, हमारी इच्छित गुण को नियंत्रित कर रहा है, जिस पर वो धारित किया हुआ है, उसको क्या करते हैं? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस से उस जीव से अलग करते हैं, उस पादप से अलग करते हैं। जिस जंतु से वांछित DNA प्राप्त करना है, उसकी कोशिकाओं को अपघटित कर पूरे DNA को प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेते हैं। अब जिस जंतु से हमें वो वांछित DNA लेना है, उसकी कोशिकाओं को अपघटित यानी पूरा लाइसिस कर लेते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? पूरे DNA को प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। एंडोन्यूक्लियस DNA में क्या होता है? विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों पर ही काटते हैं। जो एंडोन्यूक्लियस DNA में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों पर ही काटते हैं। इनका एक काटने का क्रम होता है, ठीक है, वो उसी क्रम पर काटते हैं, हर एक जगह नहीं काटते हैं। ठीक है, अब इनके काटने का क्रम देखिए, यहाँ से अगर इन्होंने काटा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको सीधे ले गए, नहीं, ये जी से काटता है और बीच में ए है, तो वो आगे वाला इधर वाले जीन में भी वहीं से काटेगा जहाँ ए और जी हो बीच। तो ये एक निश्चित क्रम है। ठीक है, जैसे ऊपर देखिए, ऊपर आपको कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से वो काटेगा तो आगे वाले यहाँ से ऐसे ही काटेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में सीधा ले जाएगा, दूर तो करने नहीं, एक निश्चित क्रम में ही काटता है। फिर दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में देखिए, उपयुक्त वाहक की तैयारी। उपयुक्त चरण में प्राप्त DNA के खंडों को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में समाकलित करने के लिए प्लाज्मिड को भी उसी प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस से विदलित करते हैं, जिससे प्रथम चरण में वांछित DNA खंड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए पहले चरण में तो अपन ने क्या, जिस जीव से DNA लेना है उसका कोशिकाओं का विदलित किया, जिस कोशिका से लेना है, ठीक है, फिर जिस में ट्रांसफर करना है ई कोलाई में, ठीक है, प्लाज्मिड ई कोलाई के प्लाज्मिड में अगर ट्रांसफर करना तो उसको भी उसी एंजाइम से, ऊपर भी अपन ने एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा तोड़ा था छोटे छोटे भागों में, इसमें भी अपन जिसमें ट्रांसफर करना उसको तोड़ते हैं। प्लाज्मिड में पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल उपस्थित
होता है। इसमें पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल उपस्थित होता है, यानी जो कॉपी करने का काम करता है वो ऑलरेडी वहां पर उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये ट्यूमिफेसियंस द्वारा संक्रमण के समय टीआई प्लाज्मिड के एक भाग की प्रतिलिपि का पादप कोशिका जीनोम में समाकलित होता है और इस डीएनए क्रम को टी डीएनए या स्थानांतरित डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस द्वारा संक्रमण के समय टीआई प्लाज्मिड के एक भाग की प्रतिलिपि का पादप कोशिका जीनोम में समाकलन होता है। इसमें क्या जो एक कॉपी होती है, एक भाग की प्रतिलिपि, यानी जो डीएनए होता है प्लाज्मिड का एक भाग होता है, उसकी प्रतिलिपि कॉपियां हो रखी होती हैं, उसका पादप कोशिका के जीनोम में समाकलन किया जाता है। ठीक है, और इस डीएनए क्रम को अपन क्या करते हैं, कहते हैं टी डीएनए या ट्रांसफर करने वाला डीएनए या ट्रांसफर हुआ डीएनए कहते हैं। संक्रमण की प्रक्रिया टीआई प्लाज्मिड व एग्रोबैक्टीरियम के क्रोमोसोम में स्थित जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। अब ये जो संक्रमण की प्रक्रिया है, स्थानांतर संक्रमण की प्रक्रिया है, वो टीआई प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम के क्रोमोसोम में स्थित जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। यानी इसका नियंत्रण करने वाला जो जीन कौन करता है इस पूरी प्रक्रिया को, टीआई प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम में के क्रोमोसोम गुणसूत्रों में कुछ जीन उपस्थित होते हैं जो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। टीआई प्लाज्मिड का वर्ग क्षेत्र या विरुलेंस रीजन जीनों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। टीआई प्लाज्मिड में जो जीनों की पूर्ण अभिव्यक्ति हो, ठीक है, यानी जो जीन अपन लाए हैं उस जीन की आने वाली पीढ़ी में पूरी अभिव्यक्ति हो, पूरे तरीके से हो, अपने आप को पूरा अच्छे से अभिव्यक्त करे, उसके लिए क्या होता है, वर्ग क्षेत्र या वेरुलेंस क्षेत्र जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा चरण, तीसरे चरण में क्या करते हैं, संयोजन। फिर क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। ठीक है, पहले चरण में अपन ने पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया, दूसरे चरण में अपन ने क्या किया है, ई कोलाई के अंदर उसको डाला है पुनर्योगज डीएनए को। ठीक है, अब तीसरे चरण में अपन संयोजन करवाएंगे। एक ही प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा विदलित वांछित डीएनए, अब एंडोन्यूक्लियस द्वारा जो वांछित डीएनए को अपन ने विदलित किया है, फिर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को डीएनए लाइगेज द्वारा, एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। डीएनए लाइगेज उसको जोड़ने का कार्य करता है, दोनों को आपस में, वांछित डीएनए और वाहक डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और इस प्लाज्मिड को जिसमें वांछित डीएनए द्वारा जुड़ा होता है उसे पूरा पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है, एक तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले तो देखिए दो, यहाँ पूरी प्रक्रिया आप देखिए लाइगेशन द्वारा। पहली प्रक्रिया में देखिए बहुकोशिकीय गुणसूत्र से क्या होता है, अपन पहले तो अलग करते हैं, जो भी जीन मान लो यहाँ पर है, ठीक है, उससे एक भाग अलग करते हैं, ये पूरा गुणसूत्र वाला, जिसमें हमारा ये वांछित गुण वाला जीन है। ठीक है, फिर अभिव्यक्ति वाहक प्लाज्मिड होता है। ठीक है, दूसरे चरण में, ठीक है, उस टीआई प्लाज्मिड में प्रतिबंध एंजाइम द्वारा इसको काटा जाता है, यहाँ से काट दिया, ठीक है, एक यहाँ से अपन ने काट दिया है। ठीक है, ये काटा हुआ भाग यहाँ पर, फिर ये क्या करता है, लाइगेज एंजाइम उसका संयोजन करता है, यानी इसको पास में लाता है और इसको यहाँ पर जोड़ देता है, जैसे ये जोड़ा हुआ है। तो ये लाइगेज क्या करता है, इसको जोड़ने का कार्य करता है। चौथा चरण क्या है, उपयुक्त पुनर्योगज डीएनए को पुनः बैक्टीरिया में स्थानांतरित कराया जाता है। चौथे चरण में आप देखिए वाहक डीएनए और पुनः जो जिसमें वांछित गुण वाले डीएनए को आपस में जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बना लिया गया। फिर चौथे चरण में क्या करते हैं, उपयुक्त पुनर्योगज डीएनए को पुनः बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर देते हैं, वापस क्या करते हैं, उसको बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, इस डीएनए का बैक्टीरिया की कोशिका में गुणन किया जाता है और अनेक प्रतियां बनाई जाती है। इस डीएनए का क्या होता है, फिर बैक्टीरिया की कोशिका में गुणन होता है। ठीक है, ये टूटती है और 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार से क्या करती हैं, आपस में गुणन करती हैं। ठीक है, अब ये क्लोनन करने की प्रक्रिया नीचे बता रखी है। ठीक है, तो देखिए जीवाणु होता है, उसमें टीआई प्लाज्मिड वाला ये और जीवाणु गुणसूत्र वाला ये। ठीक है, आपस में इसमें स्थानांतरित करवाया जाता है, प्लाज्मिड में जीन का प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है, फिर ये एंजाइम वाला भाग होता है, फिर ये जब जीन का प्रवेश इसमें करवा देता है तो वाहिक जीन धारक कोशिका युक्त होता है। अब इसमें कॉपी होती रहती है बार बार। इन प्रतियों को सीधे वांछित जीन के प्रोटीन बनाने के लिए औद्योगिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। फिर इनको औद्योगिक व्यावसायिक स्तर पर इनका उपयोग करते हैं वांछित
जीन्स के प्रोटीन बनाने में, ठीक है, उस प्रोटीन का अपन आगे वाली पीढ़ियों में उपयोग, अथवा इनको किसी अन्य जीव पादप में स्थानांतरित करके ट्रांसजेनिक जीव या पादप प्राप्त कर सकते हैं। फिर या तो इनका प्रोटीन बनाने में उपयोग करते हैं प्रतियों का, इन कोपियों का, जो बैक्टीरिया के अंदर, जो कोशिका के जीवाणु के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, जो अपन ने पुनर्योगज डीएनए जीवाणु के अंदर डाला है, उनकी कॉपियाँ बनती है, जितनी भी कॉपियाँ बनती है उनका उपयोग या तो प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं अपन, ठीक है, या तो प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं, या फिर डायरेक्ट इनको किसी अन्य जीव में या फिर पादप में स्थानांतरित करके क्या करते हैं अपन, ट्रांसजेनिक जीव या पादप प्राप्त करते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ट्रांसजेनिक जीव या पादप, ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं, जिसमें पुनर्योगज डीएनए डाला जाता है, ठीक है, वो ट्रांसजेनिक जीव कहलाता है। फिर है जेल विद्युत संचलन, ये अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, जेल विद्युत संचलन, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, देखिए आज अपन ने परिभाषा पढ़ी सबसे पहले, किसकी, जैव प्रौद्योगिकी, फिर पादप जैव प्रौद्योगिकी, फिर इतिहास पढ़ा इसका, फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी अपन ने शुरू की, उसकी सामान्य परिचय और संसाधन। सामान्य परिचय में अपन ने उसकी परिभाषाएं पढ़ी, फिर इसके साधन पढ़े कि कैसे, कौन कौन से साधन काम में आते हैं। तो 4 साधन काम में आते हैं, एक तो एंजाइम वाहक, फिर लाइगेज डीएनए, एक प्रतिबंध एंजाइम, फिर एक वाहक, फिर एक लाइगेज और फिर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये चारों के बारे में अच्छे से पढ़ा। फिर इनकी जो चरण होता है वो अपन ने पढ़े, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरण, यानी जिसमें अपन ने 4 चरण पढ़े। पहले चरण में तो क्या करते हैं अपन, वांछित जीन होता है उसको उनकी कोशिका के डीएनए से तोड़कर अलग करते हैं, प्लाज्मिड से तोड़कर अलग करते हैं, अलग लेते हैं, ठीक है। फिर वाहक जीन को तोड़ते हैं, ठीक है। फिर लाइगेज द्वारा उसको, इन दोनों को, वाहक और वांछित जीन वाले डीएनए को आपस में जोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, इनकी कॉपी के लिए चौथा चरण होता है, ठीक है। अब आगे अपन देखिए जेल विद्युत कण संचलन और पीसीआर जो मेन है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू।